तो हेलो मॉमीज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पडलिया। आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो एक्चुअली वीडियो है न्यू मदर के लिए, जो अभी अभी बेबी को बॉर्न करने वाली हैं या फिर जो अभी प्रेग्नेंट हैं। उन लेडीज़ के लिए मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यू मदर होती हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी ये टेंशन होती है कि किस तरीके से हमारी डिलीवरी होगी। और मेरे साथ भी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूं तो मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि मेरी डिलीवरी किस तरीके से होगी, सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए कुछ बातें ऐसी बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। और अगर आप उन बातों को यूज़ करेंगी, उन रूल्स को फॉलो करेंगी, तो आई होप कि आपकी आने वाली आगे प्रेगनेंसी टाइम में, डिलीवरी टाइम में कोई भी गलती नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में तो पहले पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पहला पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल बैग पैकिंग। यानी कि जब भी हमारा 8 मंथ या 9th मंथ डिलीवरी का हो, हमें पता है कि 36 वीक्स के बाद ही हमारी प्रेगनेंसी जो होती है कंप्लीट होती है और उसके बाद ही हम बेबी को डिलीवर करते हैं या बेबी बॉर्न करते हैं। तो जो हमारा 8 मंथ या फिर 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट हो, तो हमें हमेशा अपने हॉस्पिटल के लिए एक बैग ज़रूर पैक कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पे अगर हमें पेन शुरू हो जाए तो हमें उस बैग को हम तुरंत पकड़ के हम हॉस्पिटल जा सकें। तो उस बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। उस बैग में आप सबसे पहले अपने बहुत यूज़फुल क्लोथ्स रख सकती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, कंफर्टेबल फील हो। वहाँ आप गाउन रख सकती हैं अपने लिए जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, लूज़ हो। अपना 1 साइज़ लार्ज ही गाउन रखिए उसमें। प्लस आप उसमें बेबी के कपड़े रखेंगी, सैनिटरी पैड्स भी रखेंगी और बहुत सारी नर्सिंग ब्रास भी रखेंगी, क्योंकि बेबी बॉर्न होने के बाद हमें ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होंगी हमारे लिए। तो मैं आप मॉम से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप हॉस्पिटल बैग को तैयार करें तो 2-4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उनको ले जाना कभी ना भूलें। प्लस अपना मोबाइल, चार्जर, एसेसरीज़, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है इस चीज़ की हॉस्पिटल में, तो इसको ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब मैं दूसरे पॉइंट की आपको बात करूँगी तो दूसरे पॉइंट के बारे में मैं बताऊँगी, वो है कंफर्टेबल क्लोथिंग। कंफर्टेबल क्लोथिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपना 1 साइज़ लार्ज क्लोथ ही अपने साथ लेके जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम गाउन की बात करते हैं, जिसको पहन के हम बहुत ही ज़्यादा आराम से रह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो 1 साइज़ लार्ज हो और जिसमें हमारे टमी में ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो बेबी को। और जब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँगी तो तीसरा पॉइंट है कि गेट हेल्प। यानी कि जब हमारा बेबी डिलीवर हो जाए तो हमें उस टाइम किसी की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि जो भी मदर बेबी को बॉर्न करती हैं उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी एक ऐसे सहारे की जो हमेशा उसके साथ रहे। तो वो सहारा उसे तभी होगा जब वो किसी की हेल्प लेंगी। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई हैं, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ, मदर, सिस्टर, तो आप उनकी हेल्प ले सकती हैं और बेझिझक कह सकती हैं उनसे हेल्प के लिए। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके पास तो आजकल जो है वो बहुत सारी मेड्स आसानी से मिल जाती हैं, बहुत इजीली तरीके से हमारी हेल्प कर देती हैं, हमारे बच्चे की मसाज वगैरह कर देती हैं। और हाँ, 24 आवर के लिए हमें अगर मेड ना भी मिल पाए तो एटलीस्ट 12 आवर के लिए हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होनी चाहिए जो हमारे पास हमारे साथ ही रहे, क्योंकि हमें हर टाइम कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक मदर जो होती है वो अपनी जगह से हिलडुल भी ज़्यादा नहीं सकती है, तो उसे हमेशा नीड होती है एक हेल्प की, एक ऐसे इंसान की जो 24 आवर उसके साथ रहे, जो जिससे हम बेझिझक सारी बातें कह सकें। उसके बाद ये तो था तीसरा पॉइंट। जब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊँ,
कि हमें जैसे ही बेबी डिलीवर हो उससे पहले ही एक फीडिंग पिलो या एक फीडिंग चेयर ले लेनी चाहिए, जिससे क्या हो, हमें बच्चे को फीड कराते टाइम बहुत आराम हो उससे। अगर हम फीडिंग चेयर की बात करेंगे तो फीडिंग चेयर की सहारे से हम बच्चे को आराम से फीड करा सकते हैं। अगर जो मॉम्स हैं वो बैठने की, अगर उन्हें डॉक्टर ने बैठने से मना किया, उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो वो एक बहुत अच्छी और कंफर्टेबल फीडिंग पिलो भी ले सकती हैं, जिसका सहारा लेके वो बच्चे को आराम से फीड कर सकती हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी मदर्स की, जब भी आप अपने बच्चे को फीड करवाएं तो कभी भी अपने बच्चे को स्ट्रेट इस तरीके से लेके फीड नहीं करवानी चाहिए। हमेशा अपने बेबी को इस तरीके से तिरछा लेटा के ही फीड करवाएं, और हो सके तो अपने बेबी को कभी भी लेटा के फीड ना करवाएं, क्योंकि लेटा के फीड करवाने से बच्चे के कान बहने का खतरा ज़्यादा रहता है। हाँ, तो उसके बाद जब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँगी तो मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें हमेशा अपने डिलीवरी होने के बाद मसाज की बहुत ज़्यादा नीड होती है। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब एक मदर की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में बच्चे के आने के बाद एक माँ के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उन बदलाव के कारण माँ के शरीर में बहुत सारी कमज़ोरी भी आ जाती है। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए माँ को अपने दोबारा से उसी शरीर में वापस लौटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उसके लिए आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए और उसी के बाद ही मसाज लेनी चाहिए। लेकिन भूलो मत कि हमें हमेशा 45 डेज़ के बाद ही मसाज लें सिजेरियन डिलीवरी के लिए। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब भी आपको, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब भी आपको ठीक लगे तो आप मसाज ले सकती हैं। उसके बाद मसाज लेने के बहुत सारे ऐसे होती हैं जो मेड होती हैं घर पे, वो आके मदर को मसाज दे सकती हैं। या फिर अगर आपके घर में आपके सिस्टर है, मदर इन लॉ है, जिससे आप बोल सकते हैं कि आप हम मेरी मसाज कर सकते हैं, तो आप उनसे भी मसाज ले सकती हैं। लेकिन मसाज ज़रूर लीजिए, मेरी यही राय है हर एक माँ के लिए कि मसाज लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ दोस्तों, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँगी तो मेरा अगला पॉइंट है स्ट्रेच मार्क्स क्रीम को लेके, कि अगर आपके पास स्ट्रेच मार्क्स क्रीम नहीं है और अगर आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम यूज़ नहीं कर रही हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम यूज़ करें। इसको हम डिलीवरी होने से पहले, जब हम प्रेग्नेंट हों तब यूज़ कर सकती हैं, या फिर अगर आप उस टाइम पे यूज़ करना भूल गई हो तो आप डिलीवरी होने के बाद भी इस स्ट्रेच मार्क्स क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। मेरी जब बात थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कभी भी ऐसी कोई भी क्रीम यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैं हमेशा अपने टमी में कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करती थी या फिर सरसों का तेल भी लगाती थी, क्योंकि अगर हमारा टमी हमेशा मॉइस्चराइज रहे तो उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, ये मेरा मानना है। तो इसके लिए अगर आप गोले का तेल या फिर नारियल का तेल भी यूज़ करेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मेरा अगला टॉपिक ये है कि हमेशा अपने पास एक ब्रेस्ट पंप ज़रूर रखें। बहुत सारी मम्मी का सवाल होता है कि ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट से एक्स्ट्रा लीकेज हो जाता है और हमें हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो भारी भारी से लगते हैं, क्योंकि उसमें मिल्क सप्लाई ज़्यादा होती है और बच्चा छोटा होता है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा मिल्क नहीं पी पाता है। तो उसके लिए आप हमेशा अपने पास एक ब्रेस्ट पंप ज़रूर रखें, ताकि जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें से मिल्क निकाल के स्टोर करके अपने बच्चे के लिए रख सकती हैं। तो ब्रेस्ट पंप हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मेरे पास भी ब्रेस्ट पंप था जिसका यूज़ मैं बहुत इजीली कर लेती थी, और आजकल कई तरीके के ब्रेस्ट पंप मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहे तो उन्हें परचेस कर सकती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो बहुत तरह के ब्रेस्ट पंप आते हैं, इलेक्ट्रिक वाले ब्रेस्ट पंप भी आजकल अवेलेबल हैं। तो आपको जो ठीक लगे आप उनमें से वो ब्रेस्ट पंप मंगवा सकती हैं। उसी के बाद जब मैं अगले पॉइंट की बात करती हूँ तो मेरा अगला पॉइंट है फॉर्मूला मिल्क। एक बार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कब शायद 3 मंथ का या नहीं सॉरी 2 मंथ का था। तो वो एक बार रात को अचानक से रोने लगा।
जब मैंने उसको देखा तो मतलब मुझे पता नहीं चला कि क्यों रो रहा है। जैसे ही मैंने उसको फीड कराना शुरू किया तो शायद मेरा मिल्क सप्लाई बंद हो गया था या कुछ ऐसा रीज़न था कि दूध नहीं मिल पा रहा था उसको, इसलिए वो भूख की वजह से रो रहा था। प्लस उसके बाद मेरे घर पे भी उस टाइम पे कोई नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत टेंशन पे आ गई थी। मैं मतलब सोच रही थी कि कहाँ लेके इसको, किस डॉक्टर के पास लेके जाऊँ फीड, जो मतलब फ़ीड करवा दें, ऐसा कुछ मुझे फ़ीड करवाने के लिए कुछ मिल्क वगैरह दे दें। उसी के बाद अब फिर मैंने अपनी मदर को कॉल किया और फिर वो वहाँ मेरे लिए फॉर्मूला मिल्क लेके आई। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि हमेशा अपने पास एक फॉर्मूला मिल्क का पैकेट ज़रूर रखें। भले ही आप उसे ओपन बिल्कुल भी ना करें, लेकिन वो फॉर्मूला मिल्क आपके पास रहना चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका ब्रेस्ट में जो मिल्क की सप्लाई है वो कम है और आपका बेबी पूरी तरीके से उसका पेट नहीं भर रहा है, तो आप उस टाइम उसको फॉर्मूला मिल्क बना के दे सकती हैं। बहुत तरीके के फॉर्मूला मिल्क बच्चों के लिए आते हैं। मैंने अपनी बेबी के लिए लैक्टोजन 1 का यूज़ किया था। 6 मंथ तक मैंने उसको लैक्टोजन पिलाया था। उसके बाद मैं उसको काऊ मिल्क देना शुरू कर दिया था। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो मेरा अगला पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी होने के बाद, यानी कि डिलीवरी होने के बाद हमेशा अपने पास स्नैक्स ज़रूर रखें, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद कई बार ऐसा मन करता है कि कुछ अलग से खाएं या फिर बहुत सारी भूख लगती है, तो हमेशा अपने बगल में स्नैक्स ज़रूर रखें। स्नैक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लेस, कुरकुरे वगैरह ऐसी चीज़ें रखें जो अनहेल्दी हो। हमेशा हेल्दी चीज़ अपने पास रखें। 2-4 मुनक्के ले लें, उन्हें ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा नमक मिला के आप उन्हें एक डब्बे पे रख सकती हैं अपने बेड के साइड पे, ताकि जब भी आपका मन मचले या आपको थोड़ी भूख लगे तो आप निकाल के उसको खा सकती हैं। या फिर मखाने वगैरह ले लें, मखाने वगैरह, या उसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्दी चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखें। फ्रूट्स रख लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रूट्स कट करके आराम से खा सकती हैं। ऐसी चीज़ें मैं अपने पास बहुत रखती थी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ खाने का मन करता था, भूख लगती थी, तो मैं अपने अगल बगल में कुछ ना कुछ ऐसी स्नैक्स वाली चीज़ें ज़रूर रख लेती थी। आगे अगर हम बात करेंगे तो मेरा अगला पॉइंट ये कि गुड कैमरा फ़ोन, यानी कि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा फ़ोन होना चाहिए, ताकि हम उसमें अपने बेबी की बहुत सी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ले सकें और अपनी मेमोरी को हमेशा के लिए सेव कर सकें। तो हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से बोल सकती हैं कि इस बार मुझे गिफ्ट में एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए। आई एम श्योर कि वो आपके लिए अच्छी क्वालिटी का फ़ोन लेके आएंगे, जिसमें आप अपनी और अपने बच्चे की यादें हमेशा के लिए संजो के रख सकती हैं। अगला पॉइंट, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि अपने बगल में हमेशा मेडिटेशन बॉक्स ज़रूर रखें। मेडिटेशन बॉक्स की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। कभी कभी अचानक से बच्चे को रात को बुखार आ जाता है, या फिर आपकी ही कभी तबीयत वीक हो जाती है, या फिर अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। प्लस उसके अलावा जो डॉक्टर कभी रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी होने के बाद भी आप आयरन कैल्शियम की पिल्स चलाएं, आगे कंटिन्यू रखें, क्योंकि मदर की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई होती है कि उसे सबसे ज़्यादा नीड होती है इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए अपना एक मेडिटेशन बॉक्स बनाएं, उसमें अपनी सारी दवाइयाँ रखें। अपने बच्चे की अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको ज़रूरत पड़े, एट द केस अगर उसे बुखार आ जाए तो आपको रात को भागना ना पड़े, आप थोड़ी मात्रा में उसको डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं और दे सकती हैं। तो अपने पास एक मेडिटेशन बॉक्स अपने नज़दीक ज़रूर रखें। अगला पॉइंट अगर मैं कहूँगी तो मेरा अगला पॉइंट ये कि डू नॉट यूज़ परफ्यूम्स। अगर आप बच्चे के साथ हो तो शुरुआती 3 महीने तक 0 से 3 माह के बच्चे के साथ कभी भी परफ्यूम का यूज़ ना करें, क्योंकि माँ की महक से ही बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। माँ के शरीर की महक बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम होती है, और कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी माँ को उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कभी भी बच्चे के साथ परफ्यूम का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि एक तो उसकी फ्रेगनेंस इतनी तेज़ होती है कि बच्चे पे उसका असर पड़ता है, बच्चे को उसका असर होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा अपनी माँ को पहचानने में थोड़ा हिचकिचाता है परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करके, क्योंकि बच्चा अपनी माँ को सिर्फ अपनी माँ की स्मेल से ही पहचानता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा अगला पॉइंट ये है
हमेशा पेशेंस बना के रखें। अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है, आप पेशेंस बना के रखें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, हमेशा आराम से काम लें। या फिर अगर आप डिलीवरी रूम में भी हैं तो भी आप पेशेंस बना के रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं और अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।